हेलो बच्चों, तुम लोग हम पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11 में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी। इसमें आज बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया देखो, ठीक है। तो बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। पहले समझो रे बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी या तो उसको बोल सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बात बराबर है, पोटेंशियल। ये होता क्या चीज़ है? कहता है कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो एटम जो होता है आइसोलेटेड का मतलब सिंगल एटम, तो सॉलिड का क्लोजली पैक्ड होता है, उसको सिंगल एटम में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। लिक्विड का भी बहुत मुश्किल है, लेकिन गैस क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, तो उसका एटम को हम आइसोलेटेड कर सकते हैं। तो ये बात करता है आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो मान लेते सपोज करो सोडियम एक गैस के फॉर्म में है, उसका एक एटम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तुम क्या लिखते बताओ? 281। ये क्या, के सेल, एल सेल, एम सेल, ये वैलेंस राउंड कितना है? 1 है। तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस से, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 8 है, 2 3 4 5 6 7 8, और 1 में एम में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं अभी न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या किया है? अपने तरफ खींच के रखा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस और न्यूक्लियस में क्या, प्लस। तो प्लस माइनस कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहता है कि इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम कितना एनर्जी दें, कितना एनर्जी दें कि इस आइसोलेटेड एटम से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। उसी बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कहाँ, आउटर ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब डिफाइन भी कर सकते हो, कहाँ करते हैं, कर देते हैं यहाँ जगह, यहाँ कर देते। देखो लिख सकते हैं, क्या बताओ? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, which is required to remove the electron कहाँ से? from the outermost orbit, from the कहाँ से? from the outermost orbit of an isolated gaseous atom is called ionization energy, या तो उसी बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आया समझ में कि कोई भी अगर मान ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस से क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुड़ा हुआ है, तो हम कितना एनर्जी उसमें उस एटम में अप्लाई करें कि वहाँ से आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? इजेक्ट हो जाए, बाहर निकल जाए। उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखो, नीचे लिखो, इसको मिटाते ऊपर वाला। अब लिखो, इट इज डिनोटेड बाय
it is denoted by IP मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल and measured by किलोजूल पर मोल। और यहाँ पर हम एनर्जी देते हैं तब एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो ये एक तरह का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। अरे एनर्जी बोलो या हीट बोलो बात बराबर है, क्योंकि एनर्जी ही हीट का रूप है। तो उसको वो एंडोथर्मिक होगा। अच्छा, एंडोथर्मिक क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लग रहा है। ठीक है, कहाँ से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो उसी बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लेते हैं, अब जैसे मान ले ये मेटल है, किस फॉर्म है? गैस के फॉर्म में। इसका एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, क्या बन गया बताओ? मेटल पर एक चार्ज, गैस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसी बोलते हैं हम लोग क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और वहाँ पर जो एनर्जी होगा डेल्टा एच, एनर्जी बोलो या हीट बोलो बात बराबर। डेल्टा एच का मतलब चेंज ऑफ हीट या चेंज ऑफ इंथैल्पी। वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी लग रहा है बाहर से। चलो अब बात करते हैं सक्सेसिव ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब कोई भी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, दो इलेक्ट्रॉन निकाले, तीन निकाले, चार निकाले, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ तुमको लगेगा? तो वो तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हेडिंग दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लेते हैं कोई मेटल है, ये एम मेटल है, किस फॉर्म में बताओ? गैस के फॉर्म में। अब इसका चार्ज जीरो है, ना लॉस किया है ना गेन किया। मान लीजिए एक लॉस किया, तो मेटल पर क्या चार्ज होगा? प्लस। ये गैस के फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 बोलेंगे। एक लूज किया है। फिर ये मेटल, ये प्लस फॉर्म किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या हो जाएगा? मेटल पर और एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना उसके माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ये गैस हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, क्या होगा बताइए? आई क्या हो गया? P2 हो गया। फिर मान ले M क्या है बताओ? +2 किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म। फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, कितना हो जाए बताओ? M+3 गैस के फॉर्म में, प्लस क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन फिर लूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? IP3। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगेगा? याद रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा, उतना टफ होगा। तो मेटल पर जितना इलेक्ट्रॉन देगा कोई भी एटम, उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास उतना अनस्टेबल है। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल है ना। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना मेटल के माथा पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना क्या होगा? स्टेबल होगा। उतना उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उतना तुमको क्या लगेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो अब बताओ यहाँ पर माथा पर कितना चार्ज है? +3। वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगेगा? IP3 में। फिर कहाँ लगेगा? IP2 में। फिर कहाँ लगेगा? IP1 में। लिख लो, इसी बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जितना माथा पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना स्टेबल होगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ होगा। लिख लो। अब आगे बढ़ाते हैं इसमें। अब लिखो फैक्टर ऑन विच आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो हेडिंग दो फैक्टर्स affecting
आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। पहले बोलता है बाबू नंबर 1 एटॉमिक साइज, एटम का साइज बढ़ेगा। देखो ना, मान लीजिए एक न्यूक्लियर, ये एटम इतना बड़ा है, अरे एटम इतना बड़ा है, बोले इतना बड़ा है। देखो तो मान ले यहाँ एटम है तो एक न्यूक्लियस होगा, इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ है। एक बड़ा डंडा छोटा को डंडा किसको तोड़ पाएगा, छोटा को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, बड़ा को तुम ऐसे ही तोड़ दो। क्यों, उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो याद रखना बॉन्ड लेंथ, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बोलते हैं बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो आपका बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या लगेगा, कम लगेगा। तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो तो यहाँ बॉन्ड लेंथ छोटा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, टफ है। यहाँ बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। डैट मीन्स हम इससे क्या समझे कि अगर एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज अगर बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमको एनर्जी कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। डैट मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा रे, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो। मतलब तुम बोल सकते हो कि सर एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, बताओ किसका, एटॉमिक साइज जो है इन्वर्सली किसका, बताओ, आयनाइजेशन पोटेंशियल का। अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। एक दूसरे के इन्वर्सली है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। लिखो पहला एटॉमिक साइज। दूसरा आता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। अब उसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो लिखो न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा आता है बाबू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के मतलब क्या होता है मालूम है, कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ना, जितना ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ क्या, इंक्रीज ऑफ क्या, इंक्रीज या इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या होगा, बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के तुमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब बढ़ना, जैसे मान लेते हैं, सुनो ना, ये एक न्यूक्लियस में मान ले आपका तीन प्रोटॉन है, ध्यान देना, ये न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। मान ले यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मान ले कोई न्यूक्लियस है, वहाँ आपका 7 प्रोटॉन है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो बताओ किसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ए में कि बी में। तुम सीधे बोलोगे सर बी में जो है, बी में आपका, बी में
इसमें क्या होगा बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। क्यों? कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इस ज़्यादा प्रोटॉन होने से न्यूक्लियस को स्ट्रांगली अपने तरफ क्या कर रहे, खींच लेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। दैट मीन्स हम क्या सीखें कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमको ज़्यादा से ज़्यादा तुमको एनर्जी देना पड़ेगा। लिख लो। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो इसको पहले। तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तीसरा लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रे बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम जानता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कब कब होता है? एक हम बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। अरे क्या होता है बता, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर वहाँ होगा तो एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, वो एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना भाई, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ होगा, उतना उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हाफ फील्ड कौन कौन, या तो एस में, या तो पी में 3, या तो डी में 5, या तो एफ में 7। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है। और फुल फील्ड का मतलब या तो पी में 6, डी में 10 और एफ में कितना 14, और एस में दो भी क्या है, फुल फील्ड है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना, आपका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है। तो याद रखना, अगर स्टेबिलिटी या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए ना, तो उस समय एटॉमिक साइज पर निर्भर मत रहना कि साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना टफ होगा, या तो साइज बड़ा होगा, उस समय साइज पर कंपेयर मत करना। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसका साइज, एटम का साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। ठीक है, तो इसे मान लेते, तुम देखो ना, सपोज करो फर्स्ट पीरियड में तुम बात किया होगा हाइड्रोजन और हीलियम से। तो हीलियम में होता है वैन डर वाल्स रेडियस और हाइड्रोजन में होता है कोवलेंट रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस ज़्यादा होता है और कोवलेंट रेडियस क्या छोटा होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हीलियम का साइज ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन से। तो तुम बोलोगे सर हीलियम का साइज ज़्यादा है तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कब लगना चाहिए, कि साइज बड़ा है, और हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, कितना लिखते हैं हम लोग 1s2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कितना लिखते हैं 1s1, और 1s2 क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब आ जाएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा, इसका हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उस समय एटम के साइज पर डिपेंड मत होना, देखना जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, जो हाफ फील्ड फुल फील्ड में होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना सबसे टफ होगा। उस समय तुम एटम के साइज पर मत जाना, नहीं तो फंस जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं हम, एक होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना। जितना तुम न्यूक्लियस के जो सब सेल या जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के इतना अंदर घुसेगा, उतना न्यूक्लियस को स्ट्रांगली पकड़ लेगा, और जितना दूर रहेगा उतना न्यूक्लियस को पकड़ नहीं पाएगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट एक होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। चौथा होता है पेनिट्रेशन, देख लो, स्पेलिंग देख लेना गलती होगा तो। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन का मतलब घुस जाना, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होता है, एस का होता है, फिर पी का होता है, डी का, उसके बाद क्या एफ।
F का सबसे कम पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, तो इसको न्यूक्लियस बहुत कम खींचेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा S का पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, क्यों है? तो सर भाई S का जो शेप होता है गोल होता है, और P का होता है डम्बेल शेप होता है, और D का होता है डबल डम्बेल शेप, और तुमको मालूम है F का तो डिफ्यूज होता है। तो ये एस्पेरिकल होने के कारण ये न्यूक्लियस को स्ट्रांगली अपने तरफ खींच लेता है, और ये डबल डम्बेल होने का न्यूक्लियस को उतना अच्छा से खींच नहीं पाएगा, और ये डबल डम्बेल और है तो और खींच नहीं पाता है न्यूक्लियस, जिसके कारण S से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाता है। तो कोई पूछेगा बताओ कि 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ टफ है, तो क्या बोलोगे? 2s का ज़्यादा एज कम्पेयर टू 2p। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू p से। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब न्यूक्लियस के अंदर चला जाना, तो s ऑर्बिटल गोल होने के कारण न्यूक्लियस की चला जाता है अंदर, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। तो s इलेक्ट्रॉन से S सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ होगा, उसके बाद कहाँ से? P में, उसके बाद D, और F से निकालना सबसे आसान हो, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है। लिख लो। चलो, अब ये समझ में आ गया फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप और पीरियड। ग्रुप और पीरियड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ता है? चलो 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 रे बाबू, चलो रे, इसको बनाते हैं बढ़िया से। लिखो, वेरिएशंस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहला नंबर ये बात करेंगे अलोंग ए पीरियड में बात करेंगे। तो पीरियड नंबर हम पहले बात करते हैं 2 का। तुमको मालूम पीरियड 2 में कौन कौन मालूम है रे? कौन कौन बताओ? लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो लिथियम का 3 कितना होगा बताओ? 1s2 2s1। इसका कितना बताओ? 1s2 2s2 से बता तो 1s2 2s2 2p1। इसका बता तो 2s2 2p2। लास्ट वाला लिख लें, 1s को नहीं लिखे हैं, सब हर जगह तो कांस्टेंट होगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p2, तो 1s2 नहीं लिखे हैं। फिर यहाँ क्या बताओ? 2s2 2p3। यहाँ बता क्या होगा? 2s2 बोलो ना 2p4। यहाँ बताओ 2s2 2p5। यहाँ बताओ 2s2 2p6। तुम अभी पढ़ा था कि सर कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, तो भाई एटम का साइज घटता है, एटम का साइज घटेगा, एटम का साइज घट जाएगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तुम सोचोगे कि सबसे बड़ा साइज किसका? लिथियम का। तो सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका हो? लिथियम का होगा, कि साइज बड़ा है। उसका किसका होना चाहिए? तुम बोलोगे सर बेरिलियम का होना चाहिए। फिर किसका बोलोगे? क्योंकि साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाएगा। फिर किसका होना चाहिए बताओ? तुम बोलोगे बोरॉन का होना चाहिए सर। किसका? कार्बन का। फिर किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन का। फिर किसका बोलोगे तुम? ऑक्सीजन का बोलोगे। फिर किसका बोलोगे? फ्लोरीन का बोलोगे। फिर किसका बोलोगे? नियॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो एक चीज़, अब ये तुम बोलोगे, लेकिन देखो तो यहाँ पर बेरिलियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 2s2 है। नाइट्रोजन भी क्या? स्टेबल है। तो यहाँ पर स्टेबल होने के कारण उसका एटम के साइज पर निर्भर नहीं रहेंगे। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ होगा। तो रियलिटी ऑर्डर ये नहीं होगा, रियलिटी ऑर्डर होगा, सुनो, पहले सबसे कम तो लिथियम का, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा,
फिर देखो बेरिलियम बोरोन में, बेरिलियम स्टेबल है, बोरोन नहीं, तो ये बेरिलियम थोड़ा बोरोन से आगे जंप कर जाता है, एक एटम आगे जंप कर जाता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब कौन हो जाएगा, अब बोरोन, तो अब कौन होगा बताओ, बेरिलियम। फिर चलता रहेगा, फिर क्या, कार्बन। तो यहाँ देखो तो नाइट्रोजन स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से। तुम सोचोगे सर ऑक्सीजन का साइज छोटा है, क्योंकि इधर उधर साइज घटता है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर नाइट्रोजन की तुलना में। लेकिन नहीं भाई, नाइट्रोजन स्टेबल है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आगे चल जाता है, एक एटम आगे जंप कर जाता है। तो कौन हो जाएगा बताओ, अब ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर तब कौन होगा बताओ, नाइट्रोजन, फिर कौन है बताओ, फ्लोरीन, और सबसे कम किसका, नियोन। नियो भी स्टेबल है, क्या है, पी में 6 है। ये रियलिटी ऑर्डर ये होगा, ये रियल ऑर्डर ये होगा, हाँ समझ में, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर, ये इसका बेरिलियम कितना होता है 2s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन कितना होता है 2p3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन भी क्या 2p स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो एटम के साइज पर ध्यान मत देना, वहाँ देखना अगर स्टेबल है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल फुल फिल है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ हो जाएगा। चलो उसी तरह हम थर्ड पीरियड का बात कर सकते हैं, तो इसको मैं लिखो ना पहले। चलो अब थर्ड पीरियड में हम बात कर सकते हैं बाबू, तो थर्ड पीरियड में कौन होता है बताओ, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड बताओ, अब वो कौन है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सल्फर सिलिकॉन 14, फास्फोर कितना 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन क्या रहे 18। तुमको मालूम है कि यहाँ इसका करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो कितना होगा 1s2 2s2 2p6 कितना हो जाएगा 3s1, इसका कितना आएगा लास्ट में 3s2, इसका आएगा 3s2 3p1 आएगा, इसका क्या आएगा लास्ट में 3s2 3p2 आएगा, इसका कितना आएगा 3s2 3p3 आएगा। ठीक है, देख लेना करके, इसका लास्ट में कितना आएगा 3s2 3p4 आएगा, इसका कितना आएगा 3s2 आपका 3p5 आएगा, इसका कितना आएगा, तो 3s2 3p6 आएगा। तुमको मालूम है कि सर लेफ्ट से राइट अगर जाते हैं तो एटम का साइज घटता है, एटम का साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा। मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। तुम बोलोगे कि सबसे बड़ा एटम का साइज कौन, सोडियम है, तो उसका आयोनाइजेशन रेट सबसे कम, उसको किसका होना चाहिए, मैग्नीशियम का, फिर क्या बोलोगे एल्युमिनियम का, फिर क्या बोलोगे सिलिकॉन का, फिर क्या बोलोगे फास्फोरस का, फिर किसका बोलोगे रे सल्फर का, फिर किसका क्लोरीन का, फिर आर्गन का, ये बोलोगे। लेकिन थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, क्यों, देखो तो मैग्नीशियम कितना होता है 3s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, देखो तो यहाँ फास्फोरस का भी 3p3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल होने क्या क्या होगा उसका, वहाँ से तुमको बोलोगे कि सर सल्फर का आयोनाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू फास्फोरस, क्योंकि इधर से आने से एटम का साइज घट रहा है, तो सल्फर का साइज छोटा एज कम्पेयर टू फास्फोरस से, तो सल्फर से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा। देखिए उल्टा हो जाएगा, फास्फोरस निकलना टफ, क्यों, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो एटॉमिक साइज पर पल्ला में नहीं पड़ेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कुछ समय कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले सोडियम तो होगा ही होगा, अब देखो ये मैग्नीशियम स्टेबल है तो एल्युमिनियम से पहले चला जाएगा, ये पहले कौन आ जाएगा, एक एलिमेंट जंप कर जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर सिलिकॉन आ जाएगा, यहाँ पर भी फास्फोरस जंप कर जाएगा सल्फर से,
तो अब सल्फर आ जाएगा, तब कौन आएगा, फास्फोरस, तब चलता रहे क्लोरीन, सबसे कम किसका होगा रे, आर्गन का। लिख लो, क्यों, यहाँ पर क्या आता है 3s2, या कितना होता है 3p3, और यह कितना 3p6, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए ऐसा हुआ। लिख लो। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम है। चलो तो हाइड्रोजन हीलियम का थोड़ा बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन और हीलियम ये फर्स्ट पीरियड में है, ये फर्स्ट पीरियड है। तुम बोलोगे सर कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, एटम का साइज घटेगा, एटम का साइज क्या होगा, घट जाएगा, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हीलियम क्या होता है 1s2, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो कितना होता है 1s1, तो स्टेबल होने के कारण हीलियम का आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि तेरा क्या ये 1s2 है, ये 1s1 है, ये 1s2 तेरा क्या बताओ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, टफ है। लिखो, अब हम थोड़ा बात करते हैं पीरियड के बारे में, हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप में। चलो ग्रुप का बात करते हैं। अब जब ग्रुप का बात करते हैं, इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो पहले ग्रुप 1 का बात करो, तो ग्रुप 1 कौन होता है मालूम है, मान लो हाइड्रोजन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम होता है, फ्रेंसियम भी होता है, लेकिन फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसे अल्फा बीटा गामा निकलते रहता है, इसलिए ये अनस्टेबल है। ये तुम अभी तक कहाँ बात करेंगे, सीजियम तक। तो इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1, तो क्या लिखते हैं हम लोग 1s1, इसका 3, तो कितना होगा 1s2, 2s1, इसका कितना 11, तो कितना आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका 19, लास्ट में कितना आएगा 4s1। देखो तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में भर रहा है, एक बार 1 में भर रहा है, एक बार 2 में भरा, 3 में भरा, तो न्यूक्लियस से पहले फर्स्ट ऑर्बिट में बढ़ा एक इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम कहाँ भरा, सेकेंड में भरा, पोटासियम थर्ड में बढ़ा। न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है नो डाउट, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में बढ़ रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तो ऊपर से नीचे कंटिन्यूअस एटम का साइज बढ़ते चला जाता है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है साइज, एटम का साइज। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान, तो दैट मीन्स, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ होगा, मानी इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसका होता, लिथियम का, फिर किसका सोडियम का, फिर किसका पोटासियम का, फिर किसका रुबिडियम का, फिर सीजियम का। क्यों, क्योंकि इधर से टॉप टू बॉटम ऊपर से आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम में ये, तो भाई टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या कम लगेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकलना सबसे आसान है, इसलिए सीजियम को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जिस कोई भी मेटल सरफेस में लाइट मारो और लाइट मारने से उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सीजियम का साइज बहुत ज़्यादा है,
वहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, हल्का सा हीट में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए वहाँ से निकल जाएगा, इसलिए सीजियम इज द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद कौन होगा, रुबिडियम होगा। उसके बाद कौन होगा, पोटासियम होगा। लिख लो, ग्रुप 1 का बात किए हैं। ग्रुप 2 में वही होगा, सेम ट्रेंड होगा, थोड़ा वेरी करता है ग्रुप 13 और 14 में। बात करते हैं 13-14 ग्रुप एग्जाम में आता भी है। चलो तो 13 ग्रुप के बारे में थोड़ा बात करते हैं, बार बार पूछता है एग्जाम में, बार बार। चलो ग्रुप 13 में कौन कौन होता है मालूम है? एक बात कर ग्रुप 13 का पहले होता है कौन कौन, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तुम बोलोगे सर ऊपर से नीचे आएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात, एटम का साइज बढ़ेगा। तो एटम के साइज बढ़ने से क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर साइज बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। लेकिन भाई ये आपका थेलियम जो है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये आ जाता है एफ सब सेल में इंटर हो जाता है। अब एफ सब सेल में जब इंटर हो जाएगा, तुमको मालूम है कि एफ सब सेल का सबसे खराब होता है शिल्डिंग इफेक्ट, ये पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है। मान लेते हैं कि थेलियम में मान ले न्यूक्लियस है, इसकी इनर ऑर्बिट में एफ है, एफ में मान ले कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, और ये आउटर ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस एफ का भी इलेक्ट्रॉन खींचता होगा और आउटर ऑर्बिट का भी इलेक्ट्रॉन खींचता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ खींचता होगा, इनर का, एफ का, उसके बाद आउटर का। अब मान लेते न्यूक्लियस जितना आउटर ऑर्बिट को जितना फोर्स से न्यूक्लियस खींच रहा है, अगर उतना फोर्स ही एफ का इलेक्ट्रॉन इस आउटर ऑर्बिट को भगा देता तो क्या आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच पाता, नहीं खींच पाता। लेकिन एफ भगा नहीं पाता है, क्योंकि एफ का शिल्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, मतलब न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट को एफ बचा नहीं पाता है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। इसका यहाँ ये एफ का इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन नहीं हो पाता है। अगर रिपल्सन होता तो न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है, रिपल्सन नहीं कर पाता है, रिपल्सन हो ही नहीं पाता, इसलिए न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो न्यूक्लियस क्या खींचेगा तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा, दब जाएगा। इसी बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी क्या बोलते हैं मैंने बताओ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, जिसके कारण एटम का साइज थोड़ा घट जाता है। अगर एटम का साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो ड्यू टू इट क्या, एफ सबसे क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर क्या बताओ, शिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो इसका रियल ट्रेंड कैसे देखोगे, तो ग्राफ के थ्रू देखना, बार बार एग्जाम में ग्राफ या हर एक टीचर बताता है ग्राफ को। ये होता है इधर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इधर होता है एटॉमिक नंबर। डब्ल्यू लिखो, डब्ल्यू इस तरह से, ऐसे लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर इसको और नीचे कर दो और ऐसे लिखो इस तरह से। ये ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा कम ऊपर होना चाहिए, इस तरह से डब्ल्यू लिखो। अब देखो यहाँ नाम लिखो, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। टीएल का थेलियम पहले किसका होगा, सबसे ज़्यादा इधर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, सबसे किसका होता है, बोरॉन का होगा। उसके नीचे कौन है बताओ, थेलियम है। उसके बाद कौन है बताओ, गैलियम। उसके किसका बताओ, एल्युमिनियम का। और सबसे कम किसका है बता तो, इंडियम का है। तो रियल में ऑर्डर क्या होगा, तुम बोलोगे सर रियल में ऑर्डर ये होना चाहिए, तो तुम बोलोगे कि सबसे छोटा बोरॉन है, उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर किसका होना चाहिए, तुम बोलोगे एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर क्या बोलोगे, इंडियम का, फिर तुम क्या बोलता, थेलियम का, क्योंकि ऊपर से जो साइज बढ़ता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रियल में क्या दिखाई पड़ा बोरॉन। उसके बाद देखो तो कौन है, थेलियम है। उसके बाद कौन देखो तो, गैलियम है। उसके बाद कौन देखो तो, एल्युमिनियम। उसके बाद इंडियम है।
एल्युमिनियम आ गया, फिर क्या गया बताओ, इंडियम। ऐसा क्यों हो गया, गैलियम भी आगे क्यों चला गया, वहाँ तो एफ सबसेल नहीं है, लेकिन गैलियम में क्या होता है, इसको मिटाते हैं इस सबको। ऐसा क्यों हो गया बता देते थोड़ा सा। गैलियम होता है डी कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसका इसका भी साइज थोड़ा क्या होता है, घट जाता है। और आपका तुमको मालूम है कि थैलियम में क्या होता है, एफ के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, या इसको डी की जगह लिखो, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लिखो। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसके कारण डी का इलेक्ट्रॉन भी आउटर ऑर्बिट से न्यूक्लियस बचा नहीं पाता है, तो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच लेता है, इसके कारण यहाँ पर भी गैलियम का साइज घट जाता है। और थैलियम में तो क्या होता है, एफ सबसेल आ जाता है, और एफ सबसेल का क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण एफ सबसेल आउटर ऑर्बिट को रिपल्सन नहीं कर पाता, जिसके कारण न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिट को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच लेता है। इसी तरह इसी कारण ऐसा हुआ, लिख लो। थोड़ा ग्रुप 14 में भी होता है। ग्रुप 14 कौन होता है मालूम है, ग्रुप 14 में कौन कौन होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कौन होता है, टीन, पीबी। तो ऊपर से नीचे एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ने से क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट जाता है। लेकिन पीबी जो भाई, ये भी कहाँ चला जाता है, एफ सबसेल में आ जाता है। जब एफ सबसेल में आ जाएगा तो एफ सबसेल का इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं कर पाता है, जिसका न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो रेडियाई क्या होना चाहिए, बढ़ने के सिवा क्या हो जाए, थोड़ा घट जाएगा। यहाँ पर भी तुम बोलोगे सर ये होना चाहिए था कार्बन, सिलिकॉन, इसका साइज सबसे छोटा, और तुम बोलता कि ऊपर से साइज बढ़ता, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, पीबी का लीड का होता है, जिसका साइज छोटा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। तुम बोलता किसका ज़्यादा होता, कार्बन का, फिर सिलिकॉन का होता, फिर तुम बोलता किसका होता रे, जर्मेनियम का होता, फिर टीन का होता, फिर किसका होता है, पीबी का। लेकिन थोड़ा सा यहाँ रीअरेंज होता है, पहले कार्बन ठीक है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीबी आगे आ जाता है। क्यों, पीबी में क्या आता है, एफ सबसे ले जाता है, तो उसका साइज थोड़ा सा टीन से भी कम हो जाता है। अगर साइज घटा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो फिर कौन आ जाएगा बताओ, एसएन आ जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा बताओ, सॉरी पहले सबसे ज़्यादा इसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर कौन आ जाएगा बताओ, पीबी आ जाएगा, फिर किसका हो जाएगा बताओ, एसएन हो जाएगा, एसएन। ये गलती लिख दी है, इसको ऐसे लिखो ना, पहले कार्बन का ठीक है, फिर सिलिकॉन का, अब बता किसका होना चाहिए, जर्मेनियम का, अब किसका होगा, पीबी का, उसके बाद किसका होगा, एसएन का। ऐसा क्यों हुआ कि पीबी में क्या आ गया, एफ सेल आ गया, जिसके कारण यहाँ पर क्या गया बता, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट हो गया, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट हो गया। तो इसका साइज छोटा, सबसे छोटा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा, और इसका साइज सबसे बड़ा, तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे क्या होगा, कम होगा। यहाँ साइज सबसे बड़ा, तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे क्या होगा, कम होगा। तो लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगता होगा तो वीडियो देखो और आगे फॉरवर्ड करो। अब तुम लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।